हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। हम अपने आज यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इस सेट में देखेंगे हम सेट नंबर 55। इस सेट में कुल 10 एमसीक्यू हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या ईपीएफओ के एग्जाम में। तो चलिए हम आज का सेट देखते हैं। इस सेट में आप प्रयास कीजिएगा 10 में से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का। अगर आप पिछले सेट के अकॉर्डिंग इस सेट में ज़्यादा सही कर पाते हैं तो आपकी स्टडी बिल्कुल सही चल रही है, आप प्रोग्रेस बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले सेट में मानते हैं 7 किए थे, इस सेट में केवल 3 सही कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही कीजिए आप। अगर आप फिर भी कंटिन्यू देखते हैं तो आप हो सकता हो कि आने वाले टेस्ट में या फिर इन फ्यूचर आप अगले एग्जाम में क्वालिफाई कर लें। क्योंकि आपने यहाँ पे जो गलती हुई थी दोबारा उसको एनालिसिस में आपने समझ लिया था, सुलझा लिया था उसको, तो ऐसे में आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। तो प्रयास कीजिएगा पूरा सेट देखने का कंप्लीट, और जो भी आपके सही हो क्वेश्चन उनको जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना सही किया। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, इसका अच्छे झुकाव घूर्णन अवधि पृथ्वी के समान है। कथन 2 दिया हुआ है, इसके 2 उपग्रह जिनके नाम ओलंपस, मार्स और फोबोस है। कथन 3 कह रहा है, चांग-ई 5 मंगल पर चीन का अंतर्ग्रही मिशन है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अगर देखें तो पूरे हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा अभी तक का जो ज्ञात है ज्वालामुखी, तो वो कहाँ पे है, इसी पे है। किस पे, मंगल पे। ये चीज़ है ओलंपस मांस, इस ज्वालामुखी का नाम है। दूसरा चीज़ देखें, चंगाई 5, ये गलत है, ये इस पे नहीं गया हुआ। अब चलिए हम कुछ मंगल के बारे में देख लेते हैं। अगर देखें तो मंगल हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ये मंगल हाइट के अकॉर्डिंग में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन अगर दूरी सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो चौथे नंबर पे आता है। अन्य इसके बारे में कुछ विवरण देखें हम, तो चलिए यहाँ देख सकते हैं कुछ अन्य विवरण। जैसा कि हमने देखा सूर्य से चौथे स्थान पे, हाइट में देखें तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। और अन्य चीज़ें अगर देखें इसका, तो मंगल पृथ्वी के व्यास या आकार का लगभग आधा है। पृथ्वी का जो व्यास है उसका आधा मंगल है, मतलब मंगल छोटा है। पृथ्वी के समान कक्ष या घूर्णन करता है, इसके समान ही घूर्णन करता है। जैसे कि सूर्य और पृथ्वी में, मंगल और पृथ्वी में दोनों में देखें कितने देर में एक बार में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ मंगल जहाँ 24 घंटे 6 मिनट में 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो वहीं पृथ्वी 23.9 घंटे में चक्कर लगाती है। तो ये कुछ सिमिलरिटी हो गए। लेकिन कुछ अन्य बातें देखें तो झुकाव देखें अगर, तो आपको पता होगा 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है, वहीं इसकी 25 डिग्री झुकाव है। अन्य चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अलग अलग मौसम पाए जाते हैं दोनों पे, पृथ्वी पे भी वहाँ पे भी। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे पृथ्वी की तुलना में लंबी अवधि होती है मौसम की। तो अन्य चीज़ें देखेंगे इसमें, तो दिनों को सोल कहा जाता है वहाँ पे। किस पे, मंगल पे जो दिन होता है उसको सोल कहा जाता है। सौर दिवस वहाँ का लघु होता है। और फोबोस और डीमोस उसके उपग्रह हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा, चंद्रमा। नेचुरल सैटेलाइट कौन है, चंद्रमा पृथ्वी का। लेकिन उसके कौन है, फोबोस और डीमोस उसके उपग्रह हैं। इनके नाम याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पूछे जा सकते हैं कि मंगल के उपग्रह कौन कौन से, फोबोस और डीमोस, याद रखिएगा। और मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मांस। ओलंपस मांस इसके सबसे बड़ा ज्वालामुखी है किसका, सौरमंडल का। तो आप याद रखिएगा। हाल ही में चीन का अंतरिक्ष यान तियानवे-1 ने प्रथम मार्स रोवर जुरोंग के साथ मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया, इसलिए तीसरा गलत था वहाँ पे सेंटेंस। अन्य चीज़ें अगर देख लें, वहाँ पे दिया था चांग-ई 5 दिया था जो कि चंद्रमा से संबंधित चांग-ई 5, और तियान हे का क्या है, चीन का अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही चीन अपना स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका नाम है तियानहे। चीन का अस्थायी स्पेस स्टेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया, ब्रेन फिंगरप्रिंट पूछताछ का एक तरीका है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके अपराधी की जांच की जाती है। कथन 2 दिया हुआ है, यह मानव मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कथन 3 दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ब्रेन फिंगरप्रिंट परीक्षणों को किसी व्यक्ति को
उसकी सहमति के बिना मंजूरी नहीं किया जा सकता है। परीक्षण के परिणामों को केवल सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद आपको तीसरा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये कह रहा तीसरा, अगर आपसे सहमत नहीं है, आप सहमत नहीं है इसके लिए, फिंगरप्रिंट के लिए, ब्रेन मैपिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे, ये मतलब होगा ही नहीं। या फिर अगर आपका कोई ब्रेन मैपिंग कर रहा है प्रूफ के रूप में, तो ये भी मान्य नहीं होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था बिल्कुल सही काम किया आपने। देखिए ब्रेन फिंगरप्रिंट पूछताछ का एक तरीका है, तो बिल्कुल आपने समझ रहे होंगे कि एक तरीका है जो मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके अपराधी की जांच करता है। जैसे कि आपने कोई क्राइम किया, जैसे क्राइम के बारे में पूछेंगे तो आपकी मस्तिष्क की जो एक्टिविटी हो वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि आप इसके बारे में इससे कुछ संलिप्त थे। और दूसरा कथन यहाँ पे देखें, यह मानव मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा भी, तीसरा तो आपने समझ ही लिया। तो यहाँ पे जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है, उनका डी करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, इसका फुल नाम है। इसको शॉर्ट नेम में हम कहते हैं ब्रेन फिंगरप्रिंट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक केस हुआ था, वो कौन सा केस था, सेल्वीवरम स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, उसकी मंजूरी के बिना ब्रेन मैपिंग नहीं किया जा सकता। और ब्रेन मैपिंग केवल और केवल एक प्रूफ के रूप में आप लाते हैं, उसको साक्ष्य के रूप में लाते हैं तो भी माना नहीं जाएगा। हाँ ये बात है, किसी के सपोर्ट के रूप में अगर इसको लेके आते हैं, प्रेजेंट करते हैं ब्रेन मैपिंग को भी, तो सही है। लेकिन केवल इसको अगर एक केवल और केवल एक प्रूफ के रूप में लेके आते हैं, साक्ष्य के रूप में, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, नए जिले बनाने या मौजूद जिलों की स्थिति बदलने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्यों में निहित है। कथन दो दिया हुआ है, नए जिले का निर्माण केवल राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है। नए जिलों का निर्माण, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी पंजाब में 23वां जिला बनाया गया है, मलेरे कोटला को बनाया गया है। और ये कंट्रोवर्सी इसलिए हो गया था कि योगी आदित्यनाथ और वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच आपस में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, कहीं सुना हो गया था, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें ए लगाया था बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट आंसर। दो क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिया हो केवल राज्य विधानसभा एक कानून पारित करके कर सकती है नए जिले का निर्माण, तो बिल्कुल गलत है। अन्य भी तरीके हैं। वो अन्य तरीके क्या हैं, कार्यकारी आदेश के माध्यम से नए जिले का निर्माण या फिर मर्जर किया जा सकता है। लेकिन अगर नाम में परिवर्तन करना हो तब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता है सॉरी, नए जिले बनाने या मौजूदा जिले की स्थिति बदलने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य की शक्ति है। ऐसा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा के एक कानून के माध्यम से पारित करके किया जा सकता है। अधिकांश राज्य केवल आधिकारिक पत्र के माध्यम से ही ये काम कर लेते हैं। तो आप इस तरीके समझिए, एक अधिकार है एक तरह से कि वो आसानी से इसको परिवर्तित कर लेते हैं राज्य। लेकिन कुछ अन्य मामले में अगर देखें तो अगर क्या करेंगे आप, किसी भी राज्य के संबंध में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है इसमें, मतलब कि उनका नाम बदलने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन गृह मंत्रालय की भूमिका तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का प्रयास करती है। किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने के लिए सोचती है कोई राज्य सरकार, तो गृह मंत्रालय से अनुमति लेना पड़ता है। अब गृह मंत्रालय के अलावा क्या करना पड़ता है, तो राज्य सरकार के अनुरोध पर विभाग और एजेंसियां जैसे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया विभाग, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग और विज्ञान रेलवे मंत्रालय, ये सभी मंजूरी देते हैं कि हाँ बदला जा सकता है, तो ही बदला जाता है। नाम मतलब दे देंगे, मतलब उनको कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति मतलब एनओसी दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो फिर बदला जा सकता है, अदरवाइज नहीं बदला जा सकता है। ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन नए जिले बनाने या मौजूदा जिले को मर्जर करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। नाम परिवर्तन में थोड़ा सा समस्या आता है, अगर वो क्या चीज़ है, रेलवे से संबंधित है या कोई किसी अन्य तरह का, मतलब ज़्यादा, जैसे बनारस ले लीजिए, काफ़ी पुराना जगह है, तो ऐसे जगहों का नाम बदलने में थोड़ी सी समस्या आती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ताशकंद को अशकाबाद से मिलाने वाली रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो मान लीजिए ये ताशकंद है और अशगाबाद यहाँ पे, दोनों को मिलाने वाली रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरेगी, आपको ये बताना है। ए दिया हुआ है कजाकिस्तान, बी दिया है तुर्कमेनिस्तान, सी दिया है किर्गिस्तान और डी दिया है उज्बेकिस्तान। अगर आपको मैप याद होगा तो ही इसको कर पाएंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा।
और जिन लोगों ने इसमें लगाया किर्गिस्तान, तो बिल्कुल सही काम किया, किर्गिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। किर्गिस्तान की सीमा नहीं लगती है। अगर देखें ताशकंद यहाँ पर है और यहाँ पे अश्गाबाद है। अगर दोनों के बीच एक रेखा खींची जाए, यहाँ से अगर एक रेखा खींची जाए तो क्या होगा, ये किससे नहीं लगेगा, तो आपको पता होगा किर्गिस्तान से नहीं लगेगा, किर्गिस्तान से नहीं लग रहा है, उज्बेकिस्तान से भी लग रहा है, कजाकिस्तान से भी लग रहा है और फिर इसके साथ तुर्कमेनिस्तान से भी लग रहा है, लेकिन किर्गिस्तान से नहीं लग रहा क्योंकि किर्गिस्तान यहीं से इधर कट जाता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, गेहूँ भारत में मुख्य रूप से रबी फसल है। उम्मीद है आपको रबी के बारे में पता होगा, रबी, खरीफ, जायद, इन फसलों के बारे में पता होगा, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ बताइए, गेहूँ भारत में मुख्य रूप से रबी की फसल है। दो दिया हुआ है, भारत विश्व में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तीन दिया हुआ कथन, गेहूँ केवल उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के कुछ भागों में ही उगाया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ आपको सही चुनना था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया सी, उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप जब भी कहीं भी आपको केवल किंतु मिले तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाया कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो फसल है गेहूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अनुकूल है, मतलब बहुत व्यापक रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक कि 60 डिग्री नॉर्थ में भी उत्पादन किया जाता है। मतलब एक तरफ से देख लें तो इक्वेटर के पास तक पहुँच जाइए, वहाँ तक भी किया जाता है। ये आर्कटिक के पास, सॉरी हमें इक्वेटर बोल दिया, आर्कटिक के पास तक चले जाइए, वहाँ पे भी इसका उत्पादन होता है। ये क्या होता है, ऐसी फसल है जो अत्यंत ठंडा और बर्फ़ को भी सहन कर सकता है। मतलब मक्का को आप जानते होंगे, मक्का के बारे में, मक्का सभी मौसम में उगाई जा सकती है, उसी तरह गेहूँ भी है। गेहूँ अत्यंत मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इसको बारिश के सीजन में उगाया जा सकता है, लेकिन ये जटिल परिस्थितियों में उत्पादन किया जा सकता है। आप इस तरीके से समझिएगा, गलत तरीके से मत समझिएगा इसको। इसकी खेती समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर भी की जा सकती है। मतलब अत्यंत ठंडे में भी की जा सकती है इसकी खेती। सबसे अच्छा गेहूँ अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है तब कहाँ पर होती है। देखिए, अगर कहीं की भौगोलिक अवस्थिति जहाँ काल मौसम हो, नम मौसम, इसके बाद शुष्क गर्म मौसम होना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से पकते हैं। मतलब शीत ऋतु है, नम मौसम है, इसके बाद क्या होता है, शुष्क मौसम हो जाता है। जैसे हमारे वहाँ मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल होता है, वैसे होना चाहिए। गर्म मौसम होना चाहिए तो वहाँ पे आसानी से पक सके। तो ऐसे मौसम में यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका उत्पादन होता है। लेकिन गेहूँ के बीज का अंकुरण कितने तापमान पर बहुत बढ़िया से होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर बहुत बढ़िया इसका अंकुरण होता है। लेकिन कम तापमान में भी होता है, ये 3.5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच भी अंकुरित हो जाता है। गर्म और नम, कहीं क्वेश्चन में देते विकल्प में, गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में भी गेहूँ उगाया जा सकता, तो बिल्कुल गलत है, नहीं उगाया जा सकता। गर्म और नम जलवायु है जहाँ की, वहाँ नहीं उगाया जा सकता गेहूँ। कुछ अन्य चीज़ें देख लें तो गेहूँ भारत की विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। वो चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, इन सब में भी उगाया जा सकता है। भारत दुनिया में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, पहला चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के तहत गैर रिफाउलमेंट सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर रिफाउलमेंट सिद्धांत गारंटी प्रदान करता है कि किसी को भी उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें यातना, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ेगा या पड़ता है। कथन 2 दिया हुआ है, यह सिद्धांत हर समय सभी प्रवासियों पर लागू होता है, चाहे वो प्रवास की स्थिति कुछ भी हो, किसी भी तरीके से प्रवास करके आए हों, उन पर लागू होता है ये। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया है। जिन लोगों ने इसमें लगाया डी, उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछा है और दोनों कथन सही हैं। अब क्या होता है इसमें, गैर रिफॉल्वमेंट एग्रीमेंट में, मतलब यहाँ पे सिद्धांत में, इस सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रवासी है, अपने वहाँ उसकी यातना होती थी, वो भाग के आपके देश में आता है, तो आप उसको वापस उस देश में नहीं भेजेंगे, तो अपने वहाँ शरण देंगे या उसको कहीं सुरक्षित जगह शरण प्रदान करेंगे। तो ये तरह का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत ये कुछ इस तरीके का प्रोविज़न किया गया है। क्यों ऐसा किया गया है बताइए। वो क्यों भाग के अपने मतलब आवास छोड़ के आया है, आप उसको फिर वापस वहाँ भेज देंगे तो फिर वो क्या करेगा, दंड या फिर अन्य तरह के अपमान का व्यवहार करेगा, अमानवीय व्यवहार का, क्रूरता का शिकार होगा। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि उसको वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से था, आप समझिएगा, इसको याद रखिएगा। क्या चीज़, गैर रिफॉल्वमेंट सिद्धांत क्या करता है, ये जो भी प्रवासी हैं उनको अपने देश में वापस नहीं भेजने का प्रोविज़न करता है, उनको संरक्षण देता है, उनको बचाव रखता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपके देश में आए हों, बस आ गए हैं तो उनको संरक्षण देना आपकी जिम्मेदारी बनती है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चित कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिजिलियंस पार्टनरशिप निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की एक पहल है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल है। कथन ए दिया हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, कथन बी दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, कथन सी दिया है जापान और ऑस्ट्रेलिया, कथन डी दिया है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ क्वाड की बात हो गई। तो बताइए इनमें से किनके बीच है कोर, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिजिलियंट पार्टनरशिप? अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से कर लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर मिस्टेक हो सकती है। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया है यूएसए और जापान, तो बिल्कुल सही काम किया आपने, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, उभरती प्रौद्योगिकी में $1.4 ट्रिलियन का विशाल निवेश करने के लिए चीन के हालिया मंशा को देखते हुए वाशिंगटन और टोक्यो दोनों ने कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलिएंट पार्टनरशिप की घोषणा की है। इसमें क्या करेंगे? ये 5G की तैनाती पे काम करेंगे, मतलब इसको और ज़्यादा विकसित करेंगे। विकासशील देशों में डिजिटली बुनियादी ढांचा विकसित करेंगे ये दोनों मिल करके, और इसके साथ साथ कुछ और भी तरीके से करेंगे, जैसे कि बौद्धिक संपदा का अधिकारों का उल्लंघन करना, या फिर जबरन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, अतिरिक्त क्षमता के मुद्दे, या फिर अन्य तरीके से जो भी चीन करता है उन प्रथाओं पर सुधार करने के लिए चीन पर दबाव डालेंगे। ये ट्रंप युग की नीति थी, इसको आगे प्रोसीड किया जा रहा है। समझ में आया ये क्यों था? देखिए, कोर का उद्देश्य ये है कि दो देश आपस में मिल करके 5G प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इसको यहाँ पे आके टेस्ट करेंगे अपने देशों में, और इसको फिर अन्य विकसित देश, विकासशील देशों में ये प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे ये कि जो भी होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके उल्लंघन पे या फिर जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पे, अतिरिक्त मुद्दों पे चीन पे दबाव डालेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु द्वीपी राज्यों के गठन, अलायंस ऑफ स्मॉल आइसलैंड स्टेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में तो पता होगा, उसकी जो भी कुख्यात परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी उसके वजह से, उसके बारे में भी आपको पता होगा। फिर अगर ये चीज़ें पता है तो आपको इसके बारे में तो जरूर पता होगा, स्मॉल आइसलैंड स्टेट के बारे में जरूर पता होगा, सीड्स के बारे में। चलिए पहला देखते हैं, AOIS तटीय देशों और लघु द्वीपों के एक अंतर सरकारी संगठन है। कथन 2 कह रहा है, गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट के पक्ष को मजबूत करना है। कथन 3 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ AOSIS भागीदार जलवायु वार्ताओं को प्रभावी बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था बिल्कुल सही है, तीनों कथन इसका करेक्ट है। देखिए ये क्या है, अंतर सरकारी संगठन है, AOSIS अलायंस ऑफ स्मॉल आइसलैंड स्टेट, एक संगठन है। ये क्या करता है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित जहाँ जहाँ वार्ता होती है वहाँ जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, सबको जागरूक करते हैं कि भाई कंट्रोल कीजिए। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे द्वीप हैं, थोड़ा सा जलस्तर बढ़ेगा तो ये डूब जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ये हैं, भारत भी उनमें से एक है। चलिए यहाँ पे कुछ व्यूअर दिए हुए हैं 44। यहाँ पे AOSIS संगठन है जिसमें कुल 56 है, लेकिन सीट्स 44 हैं। तो इन सब का संगठन है और ये जलवायु परिवर्तन पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं एक साथ मिल करके, ताकि विकास प्रक्रिया को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, नियमित विकास किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, और जलवायु परिवर्तन को जितना कम से कम किया जाए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आप जब IAS बनेंगे तो कैट आप ही के लिए है। आपके संबंध कोई भी विवाद होगा तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। कथन 1 दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत, कैट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपको ये बताना है। 1 दिया हुआ रक्षा बलों के कर्मचारी, 2 दिया है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक, 3 दिया है संसद के सचिवीय कर्मचारी। तो बताइए इनमें से कौन इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है? इनमें से उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है बिल्कुल सही काम किया। इनमें से कोई भी नहीं आता इसके अंतर्गत, कैट के अंतर्गत कोई भी नहीं आता। कैट के अंतर्गत आता कौन है? अब आप सोच रहे होंगे। देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी मुख्य जो पीठ है ये दिल्ली में है, और विभिन्न पीठें स्थापित की गई, विभिन्न क्षेत्र राज्यों में इसकी पीठ स्थापित की गई हैं। कैट क्या करता है? भर्ती और इसके अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों से संबंधित मुद्दों के मामलों में सुनवाई करता है। ये अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सिविल सेवाओं में केंद्र के तहत सिविल पदों पर या रक्षा सेवाओं में सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित करता है अपने अंदर। लेकिन रक्षा बलों के कर्मचारियों सिविल ही केवल इसमें आते हैं, रक्षा बलों के कर्मचारी नहीं आते, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक नहीं आते हैं,
संसद के सचिव कर्मचारी भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बस आप इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रहेगा तो प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यूपीएससी पूछेगी तो आप वहाँ कर पाएंगे। अब चलिए आरओ के बारे में बताइए, उम्मीद है सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। बताइए आरओ हटा सकता है, इनमें से किसको हटा सकता है आरओ सिस्टम? एक दिया हुआ है धातु आयन, 2 दिया हुआ है जली लवण, 3 दिया हुआ है जीवाणु और 4 दिया सीसा। तो बताइए इनमें से किसको आरओ सिस्टम हटा सकता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है, आरओ सिस्टम इन सबको हटा सकता है। देखिए आरओ सिस्टम काम कैसे करता है, देखिए आप यहाँ पे वाटर डालेंगे, ऐसे पंप करेंगे उसको, फिर एक मेम्ब्रेन रहेगा पतला सा, फिर इसके रास्ते से रिलीज होगा, तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या केमिकल होंगे सब इधर से निकल जाएंगे। तो आपने देखा होगा घर में आरओ लगता है, एक साइड से पतली सी पाइप होती है, उससे पानी निकलता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं जो इधर से मेम्ब्रेन के रास्ते क्रॉस होकर निकल गया हो तो वो काफ़ी फ्रेश होता है, क्योंकि इतनी पतली लेयर होती है उधर से केवल पतले मतलब फ्रेश जल ही निकल पाएगा, अन्य बैक्टीरिया वगैरह नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए वो फिल्टर होकर इधर से निकल जाते हैं। चलिए आरओ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आरओ होता क्या है। निलंबित रसायन तत्वों के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया को भी ये हटा सकता है। तो अन्य चीज़ें देखें तो इसमें ऑस्मोसिस आरओ जो सिस्टम है, क्लोराइड, तांबा, क्रोमियम, सीसा, आर्सेनिक और फ्लोराइड, इसके साथ साथ रेडियम सल्फेट और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम नाइट्रेट और फास्फेट सहित रासायनिक संदूषकों को कम कर सकता है। ये उसमें से जल में से कम कर देता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस सेट में आपने जितना भी क्वेश्चन सही किया है आप उसको जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया। अगर आप 5 सही किए हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन 5 से ऊपर है तो बेहतर है, 5 के नीचे जाते हैं तो फिर खराब है। अगले सेट में प्रयास कीजिएगा बेहतर करने का। आप जरूर अपना इसको नीचे बताएं ताकि हमें भी पता चले आपने कितना परफॉर्मेंस किया, कैसा परफॉर्मेंस है आप लोगों का। चलिए इसे देखने के लिए धन्यवाद।